Take a quick recap of the Rowlatt Act. The Rowlatt Act in 1919 उसने वो प्रपोज क्या करता था, वो प्रपोज करता था कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी जो रिप्रेस कर सकती हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को और अलाउ कर सकती हैं डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, मतलब प्रिजन में रख सकती है 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल। ट्रायल कब वो कहाँ होता है? ट्रायल कोर्ट में होता है, मतलब बिना कोर्ट की पेशी में, मतलब अगर पुलिस सिर्फ पकड़े और उनको जेल में डाल सकती है 2 साल के लिए। देन महात्मा गांधी wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws which would start with a हड़ताल on 6th April। 6 अप्रैल से वो हड़ताल स्टार्ट करने का उन्होंने करा था। अब इतना बड़ा ये हड़ताल हुआ था, सब स्ट्राइक पर चले गए थे, शॉप्स बंद हो गई थी, तो दी गवर्नमेंट वॉज शॉक्ड और ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब इसको तो सप्रेस करा जाएगा। तो लोकल लीडर्स थे अमृतसर से, उनको उठा लिया गया था, महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोक दिया गया था। सो ऑन 10th April द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, और जिसने क्या करा, उसने प्रवोक करिए वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशंस। तो आप देख रहे हो कि हर चीज़ एक चीज़ को लीड करती रहती है, एक चीज़ फिर उसका रिज़ल्ट और उसका इफ़ेक्ट से दूसरी चीज़, फिर उससे इफ़ेक्ट होकर दूसरी चीज़, तो ऐसे चीज़ें होती रहती हैं। देन मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड द जनरल डायर टुक कमांड। तो फिर जनरल डायर ने टुक कमांड ले लिया और द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। व्हेन डिड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस? ऑन 13th April 1919। उसमें क्या हुआ था? ऑन दैट डे अ क्राउड ऑफ विलेजर्स हु हैड कम टू अमृतसर टू अटेंड अ फेयर गैदर्ड इन एन इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। उसकी एक ही 2 एग्जिट्स थी, तो उसको भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया था और वहीं से ही फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। उनको मार्शल लॉ के बारे में पता भी नहीं था, दे वर इनोसेंट एंड इट वाज अ पीसफुल मीटिंग। Then Dyer entered the area, blocked the exit points and opened the fire on the crowd, killing hundreds. His object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe। मतलब वो दहशत बनाना चाहता था। और फिर जब जलियांवाला बाग की न्यूज़ स्प्रेड हुई तो बहुत सारी पब्लिक स्ट्रीट्स पर उतर आई। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। फिर गवर्नमेंट ने भी क्या करा? गवर्नमेंट ने भी इस रिबेलियन को दबाया और ह्यूमिलेट और टेरराइज करा लोगों को। यू हैव सम एग्जाम्पल्स। फिर विलेजर्स वर ऑल्सो बॉम्ब्ड। तो इतना वायलेंस देखकर महात्मा गांधी ने मूवमेंट को बंद कर दिया। ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। सो रोलेट सत्याग्रह बहुत एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, पर टाउन्स और सिटीज़ में ही मोस्टली वो देखा गया था। महात्मा गांधी को अब लगा कि उन्होंने एक मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट करना चाहिए उनको, और मुस्लिम्स और हिंदू को साथ में लाना पड़ेगा उनको, अगर इतना बड़ा मूवमेंट लाना है तो। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी इसी के साथ में ख़त्म हो रही थी, और विद द डिफीट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, एंड ऑटोमन एम्पायर का हेड कौन था? अ स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। तो उनको लगा कि जितना भी मुस्लिम्स हैं वो कहीं ना कहीं दे लुक अपॉन टू हिम। तो विद द हेल्प ऑफ यंग Muslim brothers like Muhammad Ali and Shaukat Ali, he began discussing about the mass action issue, और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी मुस्लिम्स को यूनिफाई करने के लिए विद द नेशनल मूवमेंट। और कैलकटा सेशन में ऑफ द कांग्रेस सितंबर 1920 उन्होंने कन्विंस करा सारे लोगों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जुड़ने को। और वो उनका मोटिव क्या था? खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट करना और फॉर स्वराज ऑल्सो।
Now we have revised this also, why non cooperation movement कि वो एकदम से होना चाहिए. We had discussed this in the previous video. Now we will start with how did the movement unfold, who participated in it, how did different social groups conceive the idea of non cooperation. कैसे movement unfold हुआ, मतलब कैसे वो start हुआ, किस किस लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, कौन कौन से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने ये आइडिया को परसीव करा था नॉन कोऑपरेशन के. नाउ डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट. द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब चालू हुआ था? इन जनवरी 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. मतलब उनका हर का मोटिव और एम अलग अलग था. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different meanings to different people. अब जो फ्रीडम थी वो डिफरेंट लगती थी लोगों को फॉर डिफरेंट पीपल. Let's take a look at the new word picket, a form of demonstration or protest by which the people block the entrance to a shop, factory or office. तो एक demonstration या protest होता है जिसमें people ब्लॉक कर देते हैं कहीं पे भी किसी की भी एंट्रेंस, जैसे वो शॉप हो या फैक्ट्री हो या वो ऑफिस हो. Now coming to movement in the towns. The movement started with middle class participation in the cities. Cities में कौन participate कर रहा था? Middle class. Thousands of students left government controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their legal practices. तो काफ़ी लोगों ने महात्मा गांधी की बात को समझा और काफ़ी स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स छोड़ दिए और कॉलेजेस, हेड मास्टर्स और टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया था जो गवर्नमेंट कंट्रोल होते थे, और लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया था. द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. अब ये हर जगह हो ही रहा था काउंसिल्स का बॉयकॉट, पर मद्रास को छोड़ के जहाँ पे जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, फेल्ट दैट अगर वो एंटर करेंगे काउंसिल में तो उनको कुछ पावर मिल जाएगी, समथिंग दैट यूजुअली ओनली, जो सिर्फ ब्राह्मण्स के पास ही थी. अब वो नॉन ब्राह्मण्स के पास भी उनको पावर के लिए पावर चाहिए थी. The effects of non-cooperation on the economic front were more dramatic. मतलब इकोनॉमिक फ्रंट पर, मतलब इकोनॉमिक लेवल पर मोड काफ़ी ज़्यादा थे. फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया था. लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, वी हैव डन दिस मीनिंग. एंड फॉरेन क्लॉथ वर बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स. बॉनफायर का मतलब होता है एक बड़ी सी आग जलाने की जगह, जैसे किसी चौराहे या जब होलिका जलती है, दैट इज़ डिज़ाइंड. बट अगर हम नॉर्मल किसी उस पर रख के बड़ी सी आग लगाएं इन अ राउंड शेप टाइप्स, तो उसको बॉनफायर बोलते हैं. वी डू इन कैंपिंग एंड ऑल. तो ऐसी जगहों पे इन कपड़ों को जलाया जा रहा था. द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922. मतलब लोगों ने फॉरेन के कपड़े पहनना बंद कर दिया था और इसका डिमांड आधा हो गया था एक ही साल में. इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़. मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान. काफ़ी प्लेसेस में मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने भी रिफ्यूज़ कर दिया था. ना ही वो फॉरेन गुड्स में इन्वेस्ट करेंगे और ना ही वो फाइनेंस करेंगे फॉरेन ट्रेड को. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of the Indian textiles and handlooms went up. तो मतलब जब मास प्रोडक्शन कम हो गया था, फॉरेन का कम हो गया था, तो इंडिया का जो हैंडमेड था वो बढ़ने लग गया था. जितने भी इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स थे उनका प्रोडक्शन ऊपर बढ़ने लग गया था.
But this movement in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. अब ये जो मूवमेंट था वो काफ़ी सिटीज़ में काफ़ी धीमे था क्योंकि खादी क्लॉथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ। अब जो खादी कपड़ा था जिसको महात्मा गांधी ने प्रमोट करा था वो महंगा होता था मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ से, और पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसको ख़रीदने का। हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल्क क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग? Similarly, the boycott of British institution posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institution को भी रहना पड़ेगा। अब बॉयकॉट आप तभी कर सकते हो जब आपके पास दूसरा ऑप्शन अच्छा है। अब बॉयकॉट ऐसे कैसे कर सकते हो किसी अच्छी चीज़ का? तो अगर हम कपड़ों का करेंगे तो दूसरी चीज़ को सस्ता होना पड़ेगा, खादी को सस्ता होना पड़ेगा। और अगर हम बॉयकॉट करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस का तो हमें इंडियन स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस अच्छे चाहिए। These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. Okay, got it till over here? अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है मूवमेंट इन दी टाउन्स एंड रिवाइज्ड सम ऑफ द अर्लियर पार्ट. Now coming to rebellion in the countryside. From the cities, the non-cooperation spread to the countryside. It drew into its fold the struggles of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the years after war. अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो सिटी से और आगे जाने लग गया और पीजेंट्स और ट्राइबल्स भी इसमें आने लग गए. इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंट्योर्ड लेबरर. नाउ लेट्स डू दिस. बेगर लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट. मतलब जो लेबर्स जो विलेजेस को कंट्रीब्यूट करने पड़ते थे विदाउट एनी पेमेंट के उनको बेगर बोलते थे. ओके, द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम द पीजेंट्स exorbitantly high rents and a variety of other cesses. तो मूवमेंट इधर उन लोग के लिए भी था जो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेंट्स लेते थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में और काम भी फ्री में कराते थे, तो इनके अगेंस्ट भी था. पीजेंट्स हैड टू डू बिगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट्स. अभी हमने पढ़ा कि बिगार का मतलब क्या होता है. एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बीइंग रेगुलरली एविक्टेड, सो दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड. अब उनके पास कोई सिक्योरिटी तो थी नहीं, तो उनको इविक्ट मतलब निकाल भी दिया जाता था, तो उनके पास कोई राइट भी नहीं होता था उनके लीज्ड लैंड पे, मतलब रेंटेड लैंड पर. द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड अबॉलिशन ऑफ बिगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स. तो जो पीजेंट मूवमेंट था वो चाहता था कि उनकी जो रेवेन्यू है उसको उसमें कम कर दिया जाए, जो उनसे रेवेन्यू लिया जाता है, अबॉलिश कर दिया जाए ये बिगार सिस्टम, एंड सोशल बॉयकॉट करे उन लैंडलॉर्ड्स का जो बहुत जुल्म ढाते हैं उन लोग के ऊपर. इन मैनी प्लेसेस नई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत्स टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन. अब वो तो फ्री में काम कराते थे, तो नई धोबी बंस बने ताकि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको इससे डिप्राइव करा जा सके, मतलब इस सुख से उनको हटाया जा सके कि उनको सब काम फ्री में होगा. नो. इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. अब जो जवाहरलाल नेहरू थे वो विलेजेस में जाने लग गए और लोगों से बात करने लगे कि उनको क्या दिक्कत है. बाय अक्टूबर द औध किसान सभा was set up headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and a few others. तो
औध किसान सभा किसने हेड करी थी? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। विदिन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस सेटअप कर दी गई थी विलेजेस अराउंड द रीजन। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगैन द फॉलोइंग ईयर, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वॉज टू इंटीग्रेट, मतलब जोड़ें वो अवध पीजेंट्स को अपने ही स्ट्रगल में, इनटू द वाइडर स्ट्रगल, मतलब वो अपना छोटा स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं लैंडलॉर्ड्स के साथ, पर अब उनको वाइडर स्ट्रगल मतलब कॉलोनियलिज्म के भी खिलाफ उनको जोड़ा जाए। The peasant movement, however, developed in forms and the Congress leadership was unhappy with. अब ये फॉर्म्स में लीड करा और इससे जो कांग्रेस लीडरशिप थी वो इतनी खुश नहीं थी। As the movement spread in 1921, the houses of तालुकदार्स and merchants were attacked. अब जैसे ही 1921 में जो मूवमेंट का स्प्रेड हुआ, जितने भी हाउसेस ऑफ तालुकदार्स और मर्चेंट्स थे उनके घरों पर अटैक हुआ, बाज़ार्स को लूट लिया गया और ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, मतलब राशन की दुकानें और जहाँ गोडाउन्स वगैरह जहाँ जमा होता है। In many places, local leaders told peasants that Gandhi ji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of Mahatma Gandhi was being invoked to sanction all actions and aspirations. अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसका गलत फ़ायदा उठाने लग गए लोग। जो पीजेंट्स थे वो हर अपने एक्ट को जस्टिफाई करने लगे कि ये महात्मा गांधी ने डिक्लेयर करा है, ये इन्होंने ये करा है कि अब सारा लैंड पुअर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये सब। Now tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. In the Godum hills of Andhra Pradesh, for some instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve. Here, as in another forest regions, the colonial government had closed a large forest areas, preserving people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. अब जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने महात्मा गांधी और स्वराज को एक दूसरे वे में ही ले लिया गया था। गोदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में उन्होंने जो उनका जो मिलिटेंट गुरिल्ला ग्रुप मूवमेंट था वो भी स्प्रेड हो रहा था। ये ऐसा मूवमेंट था जो कांग्रेस अप्रूव नहीं कर सकती थी और अदर जो दूसरे फॉरेस्ट रीजन्स में थे वहाँ पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे उन्होंने जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वो बंद कर दिए थे, जिससे लोग अपने फॉरेस्ट को ग्रेज नहीं करवा पा रहे थे, ना ही वो फ्यूल वुड या फ्रूट्स कलेक्ट कर पा रहे थे और इससे बहुत गुस्सा आने लग गया हिल के लोगों को। नॉट ओनली वेर देयर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड, मतलब उनका रोज़ का खर्चा पानी और ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अफेक्ट हुई थी, बट उनके ट्रेडिशनल राइट्स को भी डिनाई करा जा रहा था, उन लोग को ऐसा लग रहा था। When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. The person who came to lead them was an interesting figure. Who was he? Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological predictions and heal people, and he could survive even bullet shots. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. Now this is a very superstitious example, मतलब बहुत ही सुपरस्टिशन पर बिलीव्ड है कि उसको लगता था कि वो सब कुछ हील कर सकता है, वो गोलियों के वुंड्स को भी हील कर सकता है और लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो भगवान का अवतार हैं, बिकॉज दे वर ऑल्सो ट्राइबल, उनके पास इतनी एजुकेशन वगैरह तो थी नहीं। Raju talked to the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement
and persuaded people to wear khadi and give up drinking. But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. वो महात्मा गांधी के लिए तो बहुत बोलता था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर भी हुआ था. वो लोगों को बोलता भी था कि वो खादी पहने और ड्रिंकिंग छोड़ दें, मतलब मदिरा पान छोड़ दें. बट उसी टाइम पे वो ये भी बोलता था कि जो स्वराज है, जो फ्रीडम है, वो सिर्फ वायलेंस से ही अचीव करा जा सकता है. The Goudam rebels attacked the police stations, attempted to kill British officials, and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. मतलब रीजनल उन लोगों के लिए वो हीरो बन गया था. So now we will do till here only. We have covered much. So please go through all this before starting the next part. Because हम ऐसे कवर करते रहेंगे तो आप पीछे का कहीं भूल ना जाओ. Okay? And please, if you have any doubt, ask in the group.